हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सी दुर्गेश्वर और आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं कि यदि आप सैलरीड एम्प्लॉय हो और साथ में आपको कमीशन इनकम या साइड बाई साइड आप कोई बिज़नेस करते हो जिसमें आपका बिज़नेस का टर्नओवर है, बिज़नेस की इनकम है, सैलरी प्लस बिज़नेस पे, या आपका प्योरली बिज़नेस है या छोटा बिज़नेस है, आपका बड़ा बिज़नेस नहीं है, सैलरी की इनकम नहीं है, तो आपको कौन सा ITR फाइल करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे अपने को इनकम टैक्स, GST, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है, राइट। तो दोस्तों, आप लोग ITR 4 फाइल कर सकते हैं जिसमें आपको बुक्स अकाउंट मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आपकी सैलरी की जो इनकम है उसमें नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स लगेगा, और जो अदर देन सैलरी की इनकम है, जो बिज़नेस की इनकम है या कमीशन की इनकम है, जो अदर देन सैलरी का पार्ट है, राइट, तो उस इनकम पे आपको मिनिमम से मिनिमम आपको 8% का प्रॉफिट रखना है सेल्स के ऊपर। यदि आपका अदर देन बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते तो 8% का रूल्स है, और यदि अपना पूरा पैसा कमीशन का या अदर देन सैलरी का पैसा आपको बैंक में आया है जो आपका बिजनेस का पार्ट है, तो उसमें मिनिमम 6% का प्रॉफिट आपको रखना होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप इनकम टैक्स का लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करते ही आप सबसे पहले आपका 26 ईयर्स जो है वो आप डाउनलोड करके रख लीजिए। 26 ईयर्स यहाँ से व्यू एंड डाउनलोड होता है, आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। आपका 26 ईयर्स सबसे पहले आप डाउनलोड करिएगा ताकि आपको ये जानकारी मिल जाए कि आपकी इनकम कौन से हेड में है या कौन से सेक्शन में आपका TDS कटा हुआ है, राइट। तो हम जैसा देख रहे हैं इसके केस में 2 TDS इनका कटा हुआ है, 2 कंपनी से इनको पैसा मिला है कमीशन का, 194H और 194 में इनका TDS कटा है। एक कमीशन का पैसा मिला है, ये ऑलरेडी सैलरीड एम्प्लॉय भी हैं, तो इसलिए इस केस में अपने फिट बैठते हैं कि सैलरी की भी इनकम इन लोगों की है और साथ में साथ कमीशन भी इनको मिलता है, या अदर बिजनेस इनकम भी इनकी है जो इनके फॉर्म 16 में दिख रही है। अदर बिजनेस इनकम से मेरा मतलब है अदर देन इंटरेस्ट इनकम जो आपको बैंकिंग से मिलती है। बैंक का इंटरेस्ट वगैरह आपका बिजनेस का पार्ट नहीं होता, वो आप अदर सोर्स की इनकम में सैलरी में ITR 1 में ही दिखा सकते हैं। हाँ, आप ITR 4 तभी आपको फाइल करना होगा जब आपका सैलरी के अलावा ऐसी कोई इनकम हो जो डायरेक्ट कमीशन के रूप में प्राप्त हुई हो या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के रूप में प्राप्त हुई हो, राइट, अदर देन आपकी बैंकिंग की इनकम, बैंकिंग के इंटरेस्ट वगैरह की इनकम। तो चलिए शुरू करते। तो ये हमने लिख लिया है। अब हम चलते हैं ITR सेलेक्ट करने की ओर। तो हम फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको 21-22 करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करिए, ऑनलाइन रिकमेंडेशन को सेलेक्ट करिए, स्टार्ट न्यू से सेलेक्ट करिए, इंडिविजुअल हैं आप, इंडिविजुअल क्लिक करिए। अब ITR 1 सैलरी वालों का होता है, हम यहाँ ITR 4 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि प्योरली सैलरी है और आपका कुछ इंटरेस्ट इनकम है बैंकिंग से, FD से, तो आपका ITR 1 होगा। अदरवाइज़ आपका ITR 4 आपको फाइल करना होगा यदि आपकी इनकम सैलरी प्लस बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस के नेचर की कुछ इनकम है तो ITR 4 में सेलेक्ट करूँगा। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं लेट गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा। ये पूछता है आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। तो आपका पहला ही रीज़न होगा कि टैक्सेबल इनकम आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है उससे ऊपर है। जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो अभी है 2.5 लाख रुपये है, 2.5 लाख के ऊपर आपकी इनकम है, जी हाँ, इसलिए हम फाइल कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने ऐसे 6 जो आपको टैब जो है वो फिल करनी है, राइट, 6 टैब फिल करने हैं, वो 6 टैब आप फिल करेंगे। तो दोस्तों आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 टैब है, इन टैब को अपने को फिल करना है। इन टैबों में आपकी डिटेल होगी। पहला वाला पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल है जिसमें आपका आधार कार्ड का नंबर, नाम, पैन नंबर, बैंक की डिटेल होती है। एक बार आपको इसमें चेक करना होगा जो हम चेक कर रहे हैं। आपका नाम आप चेक कर लीजिए, आपका आधार नंबर चेक कर लीजिए, राइट, और आपका एड्रेस चेक कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस करना तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं, राइट। और एम्प्लॉयमेंट का नेचर आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है,
स्टेट गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, या पीएसयू के हैं, या पेंशन आपको मिलती है, और आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो अदर का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इस केस में अदर। और आप जो अभी रिटर्न फाइल कर रहे हैं ड्यू डेट के अंदर फाइल कर रहे हैं, जिसकी सेक्शन होती है 139 सबसेक्शन 1। इसके बाद आप रिटर्न फाइल करते हैं जो कि दिसंबर लास्ट डेट है। अभी 139 सबसेक्शन 1 की जो डेट है विद इन ड्यू डेट दिसंबर है। दिसंबर के बाद बोला जाता है बिलेटेड, जिसकी सेक्शन होती है 139 सबसेक्शन 4, और एक होता है रिवाइज 139 सबसेक्शन 5। मतलब आपने कुछ 139 1 में रिटर्न फाइल कर चुके हैं, कुछ मिस्टेक आपको पता चली, कुछ गलतियां पता चली, तो आप रिवाइज कर सकते हैं 139 5 पे, राइट। और यदि आपको किसी प्रकार का नोटिस आया हुआ 1192 में, तो आप उसको सेलेक्ट करके अगेंस्ट नोटिस रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जो रिलेवेंट नहीं है अपने लिए। हाँ, रिलेवेंट अपने लिए ये है, ये सेक्शन जो है आर यू अडॉप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइन 115 BC नहीं, क्योंकि नया जो टैक्स स्लैब रेट है वो फिजिबल नहीं होता हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, इसलिए हम इसको नो करेंगे। यस करेंगे तो मैं आपको उसका स्लैब रेट बता देता हूँ। सेक्शन 115 BAC का स्लैब रेट है 0 से 2.5 लाख तक की इनकम पे 0 टैक्स लगता है, 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम में 5 लाख रुपए का टैक्स लगता है, और 5 लाख से 7.5 लाख तक की इनकम पे 10% का टैक्स लगता है दोस्तों, और 7.5 से जो 10 लाख तक की इनकम है उसमें 15% का टैक्स लगता है, और 10 लाख से 12.5 लाख की इनकम पर 20% का टैक्स लगता है, और 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% का टैक्स लगता है, और 15 लाख के ऊपर 30% का टैक्स लगता है। और यदि हम नो करते तो हमको स्लैब रेट जो अप्लीकेबल होता है वो होता है 0 से 2.5 लाख तक के कोई टैक्स नहीं लगता, 2.5 से 5 तक हमें 5% टैक्स लगता है, 5 से 10 तक हमको 20% टैक्स लगता है, और 10 के ऊपर हमें 30% टैक्स लगता है। लेकिन यदि इनकम हमारी 5 लाख से नीचे है तो हमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा रिबेट मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदर दिस इज बिलोंगिंग टू बाय रिप्रेजेंटेटिव एससीसी, नो। आप एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप उसी बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करिए जिसमें आपको रिफंड चाहिए। दूसरा, आपको यहाँ वैलिडेटेड लिखा आना चाहिए। यदि वैलिडेटेड लिखा नहीं आया है तो आपको पहले वैलिडेट करना पड़ेगा, तब ही आपका रिटर्न जा पाएगा, राइट। तो वैलिडेशन का इशू आ सकता है, तो आप इंश्योर हो जाइए कि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है। जिस बैंक अकाउंट, जैसे 4-5 बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है तो किसी एक अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए फॉर रिफंड, ओके, और इसको कंफर्म करिए। तो दोस्तों आप बैंक अकाउंट इंश्योर होने के बाद कंफर्म कर दीजिएगा, राइट। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन टिक आता है और कंफर्म लिखा हुआ आता है, इसका मतलब सारी चीज़ें आपकी सही है, आप नेक्स्ट टैब के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है मेरा ग्रॉस टोटल इनकम का टैब है, राइट। तो दोस्तों इसमें कुछ इनकम के बारे में और एग्जम्पशन के बारे में क्वेश्चंस हैं। आपको फॉर्म 16 आपके पास आपका होना चाहिए। फॉर्म 16 में सारी डिटेल लिखी होती है पार्ट बी में, और एनेक्सर भी उसके होते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगी, राइट। हर सेक्शन एक एग्जामिशन को कोरिलेट करती है, ठीक है। सैलरी से उसको माइनस किया जाता है, फिर नेट पे आपको टैक्स लगता है, तो आप चेक कर लीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो आप यहाँ पे यस करके अमाउंट फिल कर सकते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बोलता हूँ कि आपको HRA मिला हुआ है, यस करिए, आपको अमाउंट लिखने को बोलेगा। क्योंकि अभी मेरे केस में कुछ भी नहीं, तो मैं इसे ना तो यस करता हूँ ना तो नो करता हूँ, मैं सारे क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ कि मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है, राइट। और एग्जैक्टली अब जैसे ही आप आगे आएंगे तो आपको इनकम फ्रॉम सैलरी का टैब दिखेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का टैब वो टैब दिखेगा। अब मैं सैलरी की इनकम मुझे इन करनी है तो मैं एडिट के ऑप्शन में क्लिक करूँगा, राइट। एडिट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद मेरे पास ये एक फॉर्म ओपन हो गया है। इसमें लिखा हुआ है कि सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के हिसाब से जो फॉर्म 16 में आपकी सैलरी लिखी होंगी आप यहाँ पे लिख दीजिए, राइट। मेरी सैलरी इतनी है, मैंने लिख दिया। यदि फॉर्म 16 में आपको वैल्यू ऑफ रिक्विजिट लिखा है तो वो लिख लीजिए। यदि आपको प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी मिला तो वो लिखिए। हाँ, आपके फॉर्म 16 में यदि किसी भी नेचर का एग्जम्पशन यहाँ पे है, ये लिस्ट है, आप फॉर्म 16 में देखिए और यहाँ से सेलेक्ट करिए और उसका अमाउंट यहाँ पे लिख दीजिए। अभी मेरे केस में कुछ भी नहीं है तो मैं उसको लेने की कोई लूँगा ही नहीं मैं। हाँ,
स्टैंडर्ड डिसेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट 50,000 हमें मिलता है, वो खुद ही आ गया। हाँ, प्रोफेशन टैक्स यदि आपके फॉर्म 16 में दिख रहा है तो आप बेशक उसको ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे इसमें नहीं दिख रहा है तो मैं नहीं लूँगा। मेरी इन्फॉर्मेशन सारी करेक्ट है, मैं इसको सेव कर लूँगा। ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन ये आता है, यदि आप हाउस प्रॉपर्टी ओन करते हैं या आपने हाउस प्रॉपर्टी लोन पे लिया हुआ है तो आपका जो इंटरेस्ट का पोर्शन है वो यहाँ पे आपको उसका एग्जेम्पशन मिलेगा 2 लाख रुपए तक का, राइट। तो उसकी सेक्शन होती है 24B। मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके बताता हूँ कहाँ डालना। मेरे केस पे नहीं है, पर बट आपके केस में होगी तो आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लिक करिए और आपको चूज़ क्या करना है वही मैं आपको बता देता हूँ, राइट। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है सेल्फ ऑक्यूपाइड। यदि आप ओन करते हैं, अपने लोन पे प्रॉपर्टी खरीदा हुआ है, ये आपको इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरिंग कैपिटल यहाँ डालना है। ये मिनिमम 2 लाख रुपये, मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक का अलाउड है, राइट। मेरे केस में नहीं तो मैं इसमें कुछ लिखता नहीं है। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है अपनी, जिसके लिए अपन बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इन्होंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसको उठा लिया है। ठीक है, इसको क्लिक कर दीजिए आप, और इनकम फ्रॉम डिविडेंड, इनका शेयर भी इन्होंने ट्रेडिंग किए होंगे तो उसका डिविडेंड इनको मिला है, ये आ गया। अब मेन चीज़ अपनी आती है बिजनेस की इनकम, राइट। तो जो बिजनेस इनकम आपकी है, आपको यहाँ पे, अब आपका बिजनेस नाम नहीं है, मान लो आपको कमीशन मिलता है, अदर नेचर की इनकम मिलती है, या कोई प्रोफेशनल आपको 194J वगैरह में TDS काट के आपको कोई कंसल्टेंसी फीस देता है, तो इन सब केस में आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, नाम जो चाहे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए आप, जैसे लाइक इसका नाम मोहित, तो आप यहाँ मोहित साहू भी लिख सकते हैं, या जो आपका नाम है वो लिख सकते हैं। ठीक है। अब आपको बिजनेस सेलेक्ट करना है कि किस टाइप का बिजनेस है, तो आप दोस्तों यहाँ अदर प्रोफेशनल सर्विस आप कर सकते हैं। लाइक आपको कि 194H में किसी आपका नेचर है, या आप IT से रिलेटेड प्रोफेशन में है, या आप कंसल्टेंसी सर्विस से रिलेटेड प्रोफेशन में, या आप टीचिंग में है, तो भी आप किसी कोचिंग सेक्टर को सर्विसेज देते तो वो 194H 194J में आपका TDS काटते, जो प्रोफेशनल सर्विस में आता है, राइट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। ओके। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि यदि आपको पूरा का पूरा पैसा बैंक में प्राप्त हुआ है तो आप वो पूरा फिगर को यहाँ लिखिए। यदि आपको बैंक में नहीं प्राप्त होके कैश में प्राप्त हुआ तो यहाँ लिखिए। यदि बैंक में प्राप्त हुआ है तो आप मिनिमम 6% प्रॉफिट दिखा सकते हैं टर्नओवर का। यदि बैंक के अलावा अदर मोड में प्राप्त हुआ तो आपको 8% दिखाना पड़ेगा। तो इस केस में इनको बैंक में प्राप्त हुआ है तो इसका मिनिमम आपको 6% का प्रॉफिट दिखाना होगा, राइट। हम 6% का प्रॉफिट इसको दिखा देते हैं 3360, राइट। अब हम इसको ऐड कर देते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने सैलरी की इनकम हमारी डाल चुके हैं, हमारा बिजनेस की इनकम भी हमने फिल कर चुके हैं, और अदर सोर्स की इनकम भी हमारी फिल हो चुकी है, राइट। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारी आती है ये सेकंड, यहाँ पे हमको कुछ फिगर डालने होते हैं, जो मैं आपको, ये प्रेजेंटिव इनकम का फिगर आ गया, आपको कुछ फिगर यहाँ पे डालने पड़ते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जिसमें आपको बैंक का क्लोजिंग बैलेंस वगैरह आपको डालना पड़ेगा, आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालनी पड़ेगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं, वो कॉलम जो रहेगा आपका आगे पे आएगा। अब जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे दोनों टैब में ग्रीन टिक आ चुका है, मतलब ये सही है। वो जो मैं आपको बोल रहा था वो इस पैरा पे आएगा, मतलब ये थर्ड वाले कॉलम पे आएगा, डिस्क्लोजर पे। इसमें आपकी कुछ डिटेल होती है, फाइनेंशियल डिटेल होती है जो कि मैंडेटरी होती है। लाइक आपका कैपिटल कितना है,
सिक्योर लोन कितना है, अनसिक्योर। तो मैंडेटरी आपको डालना जो होता है क्रेडिटर, किनको पैसे आपको देना है, स्टॉक आपके पास है, डेटर जो आपसे पैसे आपको लेना है, और कैश की डिटेल मैंडेटरी होती है। तो जो मैंडेटरी हम वही डालेंगे, क्योंकि हम जो है हम सैलरीड एम्प्लॉई हैं, हमारे क्रेडिटर भी नहीं है क्योंकि हम प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, राइट। फिक्स एसेट हमारे पास नहीं है, इन्वेंट्री हम रखते नहीं हैं, पैसा किसी से हमको लेना है, ठीक है, हमें इस केस में लेना भी नहीं है, बैंक में हमारा बैलेंस है, ठीक है, और कैश हमारे पास कुछ रखी हुई है, ठीक है, हम ये डाल सकते हैं। उसके अलावा हमें कोई डालने की आवश्यकता नहीं है, राइट। इसको सेव कर दीजिए, नहीं तो उसके अलावा कुछ आपकी एग्जाम्प्ट इनकम वगैरह होंगी तो आप डाल सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह, तो नहीं है तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए। अब हम आते हैं डिडक्शन वाले पार्ट पे, राइट। डिडक्शन मतलब आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, LIC पे, म्यूचुअल फंड पे, या आपने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ले रखा है। इनके केस में LIC का इन्वेस्टमेंट है तो हम LIC का इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं, ठीक है। इन्होंने म्यूचुअल फंड, LIC सब में, बाकी आप सेक्शन वाइज देख लीजिए। इससे रिलेटेड जैसे आपका कोई LIC में आपने प्रीमियम भरा है वो डिटेल आपने डालना, म्यूचुअल फंड में पैसा आप लगाया वो यहाँ ITC में आ जाएगा, आपने पेंशन स्कीम में कुछ पैसा जमा किया वो आ जाएगा, आपने मेडिकल क्लेम अपना लिया है, पेरेंट्स का लिया, वो यहाँ आ जाएगा। और आपके फॉर्म 16 में ऑलरेडी ये चीज़ें लिखी होगी जो आपको देख के यहाँ खाली फिल करना है, राइट। अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। अब इसको आपको कंफर्म करना होगा, राइट। अब देख पा रहे हैं आप यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया। अब लास्ट जो ऑप्शन है हमारा टैक्स पेड वाला, सेकेंड लास्ट, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। इस केस में हमारा टैक्स पेमेंट तो कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन हमारा रिफंड आ रहा है जो TDS में हमारा कटा हुआ है, राइट। तो आप चाहे तो यहाँ शो डिटेल करके भी इनकी डिटेल देख सकते हैं कि जो 26 ईयर्स में दिख रहा है पूरा यहाँ पे आया है कि नहीं। कई बार क्या होता है, बहुत टाइम में क्या होता है, वो पूरा डिटेल यहाँ नहीं आता, आपको मैनुअली पुट करना होगा। इसकी पूरी डिटेल आपको 26 ईयर्स में मिल जाएगी, जो डिटेल यहाँ पे वो मांगता है, राइट। यदि आपको लगता है ये गलत इम्पोर्ट हुआ है तो आपको ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और ऐड कहाँ से करेंगे हम 26 ईयर्स को बेस बना के करेंगे। कंटिन्यू कीजिए। अब देखिएगा ये भी अपना ग्रीन टिक आ गया। अब लास्ट है टैक्स लायबिलिटी। हमारा कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा जो टोटल इनकम है टैक्सेबल वो 5 लाख से कम आ चुकी है, तो हमें टैक्स नहीं लगेगा। देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो हमें रिबेट मिल गया, जैसा कि बताया था आपको 12,500 तक का रिबेट अलाउड है, तो 5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब हम देख पा रहे हैं कि सभी टैग में ग्रीन टिक लग चुके हैं। हम प्रोसीड टू फाइल करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा आ रहा है यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड 1950। हमें इतना रिफंड मिलेगा। चाहे तो हम इसको प्रिंट ले सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका प्रीव्यू भी हम ये देख पा रहे हैं। रिटर्न प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो आपको एक बार ही पूरा प्रीव्यू वो दिखाएगा। यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको टिक करना है। उसके बाद आप प्रोसीड टू प्रीव्यू में क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका रिटर्न का कंप्लीट प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा, जिसमें ऑलरेडी पूरे 6 स्टेप की डिटेल आपके सामने होगी, जिसमें आपका पहला पैरा नाम, सेकंड में इनकम से रिलेटेड डिटेल आपकी, हाँ जी। तो आप देख पा रहे हैं सारी डिटेल आपकी यहाँ पे आ चुकी है। आप सभी चीज़ यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एवरीथिंग यू हैव टू चेक। यदि आप इंश्योर हैं कि सभी चीज़ हमारी सही है, एक्यूरेट है, करेक्ट है, तो आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको आगे लेके जाएगा, राइट। अब
आगे लेके जाएंगे तो यदि कोई सी भी प्रकार की एरर है तो यहाँ दिखाएगा। पहले आपको एरर फ्री करना होगा, तो चलिए हम एरर फ्री करते हैं। इसमें लिखा है कि प्लीज़, और एरर को क्लिक करने के लिए आप यहीं पे डबल क्लिक करिए, वो आपको एरर पे लेके चले जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है कि जो TDS कटा है अपना 26 ईयर्स के हिसाब से, उन्होंने सिर्फ फिगर लिया है, पार्टी का नाम और डिटेल्स नहीं ली है। तो हमको सारी डिटेल यहाँ भरेंगे, ठीक है। कौन से ईयर का TDS था भाई साहब, ब्रॉड फॉरवर्ड TDS डिडक्टेड, ओके। इनकम का हेड हमारा अदर सोर्स की इनकम का है, ठीक है। ये डिटेल हमें सेव कर देनी है। वहाँ पे जो एरर था कि हमने उस इनकम का सोर्स कौन से हेड पे लिया ये नहीं बताया था, तो हमने वो अदर सोर्स में लिया है, तो मैंने वहाँ पे टिक कर दिया। तो अभी ये मैसेज मुझे आया, तो आपको भी ये मैसेज आएगा वैलिडेशन सक्सेसफुल का, तभी आपका रिटर्न आगे फाइल करने के लिए तैयार होगा। अब जैसे ये ग्रीन टिक आ जाता है आपका, तो आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे आपके सामने दोस्तों 3 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है ई-वेरीफाई नाउ, मतलब आप इंस्टेंट अभी ई-वेरीफाई कर सकते हैं। इसका माध्यम आपके पास है, आधार OTP से आप कर सकते हैं, प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, और प्री वैलिडेट डीमेट अकाउंट से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ई-वेरीफाई लेटर, मतलब 120 दिन के अंदर आपको ई-वेरीफाई करना होगा। तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है, आप पहले 2 ऑप्शन चूज़ नहीं करना चाहते तो थर्ड ऑप्शन जो है, आप इसका प्रिंट आउट लीजिए एक्नॉलेजमेंट का फाइल करके और साइन कीजिए, और बेंगलोर के एड्रेस में विदिन 125 डेज़ के अंदर आपको भेजना होगा। पर मैं ई-वेरीफाई नाउ पे क्लिक करता हूँ क्योंकि क्लाइंट का आधार लिंक है, ठीक है। अब यहाँ पूछेगा हाउ वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP मोबाइल। आधार से मुझे करना है, तो पहला ऑप्शन मैं चूज़ करूँगा, कंटिन्यू करूँगा, एग्री करूँगा, जनरेट करूँगा। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP गया हुआ 6 डिजिट का, वो आपको यहाँ पे डालना है। तो आपको 6 डिजिट का आधार नंबर यहाँ डालना है और वैलिडेट करना है। मेरे केस में अभी आधार OTP जा नहीं रहा है, तो मैं इसे कल वेरीफाई करूँगा। तो मैं अभी इसका ऑप्शन जो है दूसरा सेलेक्ट करूँगा, तो मुझे बैक जाना होगा, एक स्टेप बैक जाना होगा। वेरीफाई लेटर, मतलब इसमें 120 दिन के अंदर कभी भी आप आधार से OTP जनरेट करके कर सकते हैं। तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, कंफर्मेशन पूछेगा, मैं कंफर्म करूँगा। यहाँ पे ये लिखा आएगा, आप आधार OTP डालेंगे तब भी ऐसे ही लिखा आने वाला है, और आप वेरीफाई 120 डेज़ करेंगे तो भी ऐसे लिखा आने वाला है, और थर्ड ऑप्शन में भी ये लिखा आने वाला है, यू स्टिल नीड टू वेरीफाई 1, लिखा है आगे 120 के अंदर आपको वेरीफाई करना होगा। अब यहाँ से आप एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपको PDF फॉर्मेट में एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। राइट, और आप इसके अलावा भी बाद में डाउनलोड करने चाहते हैं तो फाइल में जाइए, रिटर्न्स में जाइए, और व्यू फाइल रिटर्न में जाइए, तो यहाँ से भी आप एक्नॉलेजमेंट की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब।